गुड मॉर्निंग प्यारे व्यूअर, एक बार फिर से आपका आधिकारिक और मैं स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पहले दृष्टि आईएएस का टेस्ट पेपर 1 करवा दिया था। ठीक है, आज मैं टेस्ट पेपर 2 भी करवाया हूँ, जिसका पार्ट 1 आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज मैं 76 क्वेश्चन से यानी पार्ट 2, इसी का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने परफेक्शन आईएएस का 2 सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि लोकसभा में व्हिप के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह भारत के संविधान द्वारा सृजित एक संवैधानिक पद है। ऑप्शन बी, इसका उल्लेख लोकसभा के कार्य संचालन तथा कार्य व्यवहार नियमों में किया गया है, या किसी अधिनियम के बजाय संसदीय परंपरा और दलगत अनुशासन पर आधारित है। ऑप्शन डी, व्हिप की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। क्या? ऑप्शन ई, प्रयास नहीं किया गया। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, व्हिप जो है ना, वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है, और ना ही इसका उल्लेख लोकसभा के कार्य संचालन या व्यवहार नियमों में परिभाषित किया गया है इस चीज़ को, व्हिप टर्म को या व्हिप पद को। ठीक है, यह, हाँ, ऑप्शन सी सही है, यह किसी अधिनियम के बजाय संसदीय परंपरा और दलगत अनुशासन पर आधारित होता है और राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करता ही नहीं है। इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य जो है वह सदन के भीतर दलगत अनुशासन बनाए रखना है तथा सदन में दल के कार्य की प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है। ओके, देश का यह द्वितीयक विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार के विधिक विषयों पर परामर्श नहीं देते हैं। ऑप्शन डी, यह निजी विधिक व्यवसाय करने से निषिद्ध किया गया है इन्हें। ऑप्शन ई, प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा कथन सही है इनमें से? ध्यान रखना है कि भारत के महाधिवक्ता को, जो देश के द्वितीयक विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है, वे महान्यायवादी की सहायता करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी के विपरीत सॉलिसिटर जनरल के पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत सरकार के विधिक विषयों पर परामर्श देते हैं और कुछ प्रतिबंधों के अधीन जो निजी विधिक व्यवसाय करने की अनुमति भी रखते हैं। ओके, तो यहाँ निषिद्ध दिया गया है तो कैंसिल हो जाए, लेकिन कुछ प्रतिबंध के साथ है, वो प्राइवेट रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विषय संसद की अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है अभी बताइए? तो संसद के केंद्र के पास होता है, या संघ सूची का भी केंद्र के पास शक्तियाँ होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, तो बताइए कौन सा है इनमें? साइबर विधियाँ है, विदेश मामले है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है, लोक स्वास्थ्य है, कौन सा है अवशिष्ट संख्या? देखिए, विदेशी मामले तो हो जाएगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा भाई, है कि नहीं, और लोक स्वास्थ्य राष्ट्र सूची का विषय हो जाएगा। बाकी साइबर विधियाँ और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य जो हो जाएगा अवशिष्ट शक्ति। ओके, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निषेध तत्व समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तत्व, ठीक है ना, जो है उस समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन कथन 2, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। और कथन 3, सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना।
ऑप्शन डी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जो समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए समाजवादी सिद्धांत में क्या कहता है ना, सबको इक्वल जो जो संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज का है वो सबको इक्वली डिवाइडेड हो। ठीक है, तो पहला तो सही हो जाएगा, पुरुष और महिलाओं को वेतन एक समान देने का अधिकार, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर तीसरा है जो आर्टिकल 43 में दिया गया है, ठीक है, कि श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना, तो 1 और 3 हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 बिल्कुल उससे अलग है, तो इसका कथन क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुनिश्चित नहीं दिया हुआ है। टेल पार्ट को क्वेश्चन को पढ़िए, हमेशा मैं बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ टेल पार्ट्स को पढ़िए। ऑप्शन ए क्या करा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में दिया गया, विधिक सेवाएं भाग 19 में दिया गया, अधिकरण भाग 14 का क में, और अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध भाग 22 में। बताइए कौन सा गलत बात, कौन सा सही नहीं है, तो आंसर डी। आंसर डी क्या है, ये सही नहीं है भाग, ये बल्कि भाग 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला अपन है राज्य सरकार के संबंध निम्नलिखितों पर विचार करिए। पहला है राज्य के विभागों और कार्यकारी विभागों का आवंटन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के माध्यम से किया जाता है। क्या सही है, बिल्कुल सही है। ये मुख्य सचिव जो सचिवालय का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है कथन, दोनों कथन सही है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है, तथा मंत्रियों के मध्य विभागों के आवंटन के संबंध में राज्यों को राज्यपाल के सलाह देता है। ठीक है, अब राज्य के सचिवालय राज्य प्रशासन का केंद्रीय संचालन तंत्र होता है, जिसके कार्यों की देखरेख कौन करता है, तो मुख्य सचिव करता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाइयों के संबंध में निम्नलिखितों पर सही कौन सा है। तो यह ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है यह केवल तभी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है जब लोकसभा इसकी अनुशंसा करे। बी कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाइयों के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसके बारे में विचार करना है। तो पहला है कि यह केवल तभी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है जब लोकसभा इसकी अनुशंसा करे। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये सही है क्वेश्चन, आंसर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन है इसका उद्देश्य, यानी जो सकारात्मक कार्रवाई है उसका उद्देश्य केवल औपचारिक समानता के स्थान पर वास्तविक समानता को प्रोत्साहित करना है। ओके, कथन 2 अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में ऐसी कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से संवैधानिक उपबंध है। कथन 3 इसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है। ऑप्शन डी यह केवल निजी शैक्षणिक संस्थानों पर ही लागू होता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए जो सकारात्मक कार्रवाई होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है जो वास्तविक समानता को प्राप्त करना, ताकि वंचित समूह अधिक समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा कर सके। तो ऑप्शन ये होगा। और पता है 15 के 4 और 16 के 4 में यही दिया गया है। 15 के 4 ये कहता है कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु विशेष उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। किसको है, तो ये राज्य को ये राइट दिया गया है। और 16 के 4 में भी सेम करता है कि लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने वाले पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों में क्या देना है, आरक्षण देने की अनुमति है। ओके, तो कथन 1 और कथन 2 इसका सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताओं का निर्धारण करता है? बताइए लोकपाल की नियुक्ति के लिए कौन है? तो ध्यान रखना है, भारत ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, संसद के द्वारा अधिनियम, चयन समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपको ध्यान होगा कि 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था, यानी संसद के अधिनियम से ये बना है, ठीक है ना। और इसमें लोकपाल के अध्यक्ष और उसके सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु आवश्यक रूप से संसद द्वारा निर्मित अधिनियम से निर्धारित किया गया है, ठीक है। और यानी कि लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, ना कि एक संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोकपाल एक क्या है, संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा है? संसद में लंबित विधेयकों के लोकसभा के विघटन की स्थिति में व्यापक निरर्थक होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा क्या? संसद में लंबित विधेयकों के लोकसभा के विघटन की स्थिति में, ठीक है ना, जब लोकसभा लैप्स हो जाता है तब क्या होता है? अगर कोई विधेयक संसद में लंबित है और लोकसभा का डिक्लाइन हो जाता है, लोकसभा कोलैप्स कर जाता है, तब उस समय क्या होता है? ध्यान रखना है। कथन पढ़ते हैं कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक व्यापकगत हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है। क्या ऐसा होता है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक समाप्त हो जाएगा? ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल ये होता है। तो लोकसभा रहेगा ही नहीं है। अब सबसे पहले तो लोकसभा में कोई विधेयक आया है, स्वाभाविक है विधेयक को समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा तो पारित, किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लैप्स कर जाते हैं, हो जाता है। क्या ऐसा होगा? लोकसभा में बिल पारित कर दिया गया और राज्यसभा अभी तक नहीं हुआ है और राज्यसभा में लंबित है, तो लोकसभा को क्या, राज्यसभा को लोकसभा से यहाँ पर क्या मतलब होगा? इस बिल के बारे में कुछ नहीं होगा, तो यह बिल लैप्स नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा। अगर राज्यसभा उस पर सहमति देता है तो आगे बढ़ता है, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतिरक्षार्थ विधेयक व्याप्त नहीं होता है। बिल्कुल, अगर दोनों सदन द्वारा पारित हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा द्वारा, इसके बाद लोकसभा कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति बाकी है, तब भी वह बिल समाप्त नहीं होगा। तो कथन 1 और कथन 3 तो सही हो गया। अब राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया हुआ विधेयक व्याप्त हो जाता है। अब राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित होता है परंतु लोकसभा में पारित न किया गया हो तो विधेयक व्यापक नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक प्रकार का अस्थायी सदन है और उसका विघटन नहीं होता है, तो यहाँ पर कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। यानी आंसर कथन 4 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पंचायत सचिव के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करिए। पंचायत सचिव के बारे में पूछ रहा है। पंचायत सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ओके, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? पंचायत सचिव गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। क्या पंचायत सचिव गांव का निर्वाचित सदस्य होता है? नहीं, निर्वाचित नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी होता है। पंचायत सचिव जी जो होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन 2 गलत। अब 2 जहाँ रहेगा उस ऑप्शन को काट देना है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब 1 तो सही हो गया मेरा। अब 3 देखते सही है कि नहीं। पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, सही है। यानी कि 3 सही है तो 4 भी सही होगा। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 3 4, यानी इसका हो जाएगा आंसर बी। अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य नगर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का अधिकार किसको होता है? बोला है कि दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी कोई सर्वोच्च न्यायालय की पीठ कौन स्थापित कर सकता है? इसका अधिकार किसको होता है? तो भाई भारत का संविधान का अनुच्छेद 130 ध्यान है कुछ, जिसमें यह बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कोई भी खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय का कहीं भी भारत में बन सकता है, दिल्ली के बाहर। तो यानी कहा आंसर हो जाएगा यह
भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की स्वीकृति सहित। ओके, तभी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बिहार में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियों का नेतृत्व किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि HSRA का जो गतिविधि था बिहार में, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल है क्या? योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमुख नेता की आत्मकथा है? बताइए तो। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है ना। यह उनके जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशिक भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। ओके, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे जिले को बिहार का औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार का औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को। सैफुद्दीन मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी किस सिलसिले से थे? बताइए। सैफुद्दीन मनेरी, मनेर चिश्ती का दरवाज़ा, सैफुद्दीन मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी से। कहाँ है इनका नाम जो है क्या बोलते थे? मखदूम सैफुद्दीन अहमद याह्या बिन मनेरी, ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे और वे फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है। अगला प्रश्न, राजा विशाल का गढ़ बिहार के किस जिले में स्थित है? राजा विशाल का गढ़ बिहार के किस जिले में स्थित? तो वैशाली जिले में स्थित है। और ये जो है आपको पता है सबसे प्राचीन गणराज्य जो था वो कौन सा था? लिच्छवी थी, ठीक है। और यहीं पर था राजा विशाल का गढ़। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कोसी मेची लिंक परियोजना के अंतर्गत कोसी और मेची नदियों का कृत्रिम अंतर संबंध जो आउटफॉल है बिहार के किस जिले में होता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना के अंतर्गत कोसी और मेची नदियों का कृत्रिम अंतर संबंध बिहार के किस जिले में होता है? तो आपको पता है यह किशनगंज में होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है बिहार में सोहर गीत या उससे संबंधित नृत्य निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो सोहर गीत जो होता है वह ऐसे तो विवाह में भी गाया जाता है सोहर गीत, लेकिन बच्चे के जन्म पर मुख्य रूप से होता है, ठीक है। अगर इसका आंसर विवाह समारोह और बच्चे के जन्म पर रहेगा तो दोनों में हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 2 यानी उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत कुल 8 जिले बिहार के आते हैं। उनमें से सहरसा, ठीक है ना, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया आते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करती है, यानी कि बिहार के संदर्भ में कहेगा कि बिहार में कौन सा कृषि क्षेत्र जो है, कृषि जलवायु क्षेत्र जो है अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक वितरण की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक नगरों की संख्या किस जिले में है? तो यह पूर्वी चंपारण के जिले में है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्राथमिक कृषि समितियों यानी पैक्स को बिहार में निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के अंतर्गत विधिक रूप से संस्थागत और संरचित किया गया था? बताइए। पैक्स को बिहार में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधिक रूप से संस्थागत प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखना है, यह है बिहार सहकारी अधिनियम 1935 के तहत। बिहार सहकारी अधिनियम 1935 के तहत यह अधिनियम राज्य में सहकारी समितियों के पंजीकरण और विनियमन तथा
कार्यप्रणाली के लिए एक विधि ढांचा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि प्रसिद्ध पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था। प्रसिद्ध पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था। तो यह था किससे, तो संग्राम गुप्त से। ध्यान रखना, संग्राम गुप्त से संबंधित था पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख। कहाँ का था भैया, तो वर्तमान में यह है दरभंगा जिले में, और इसमें एक ब्राह्मण को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग अभिलेख के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग निबल बोया गया क्षेत्र है। तो यह है 54.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में उसके एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर आधिकारिक रूप से अधिसूचित वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है। तो अधिसूचित वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितना है, कुल 12 है, और एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NW1 जिसकी कुल लंबाई कितना है 1620 किलोमीटर है, से कितने किलोमीटर बिहार में बहता है। तो बिहार की जितनी लंबाई रहेगा लगभग उतना ही रहेगा, यानी 410 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ किस पर है, तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी के तंत्र के साथ प्रयागराज से हल्दिया तक ये विस्तृत है। बिहार की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को पायलट परियोजना के रूप में निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को पायलट परियोजना के रूप में निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो रोहतक से पानीपत, जींद से सोनीपत। याद रखना है आपको क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या होगा, जहाँ तक मुझे याद है जींद से पानीपत तक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइसा ट्राइबल्सन ट्राइब हाल ही में लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है RISA, राइजा या रिसा, जो भी पढ़ सकते हैं इसको, ट्राइबल्सन ट्राइब है। हाल ही में लॉन्च किया गया एक प्रकार का क्या है, यह एक जनजातीय हथकरघा वस्त्र हस्तशिल्प के परिवहन हेतु प्रीमियम ब्रांड है। ठीक है ना, कहाँ किस समुदाय का ब्रांड है, कहाँ का है, यह तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा जो भी पढ़ सकते हैं, रिसा भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों से संबद्ध यह एक पारंपरिक हस्त निर्मित वस्त्र है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रमुख अवसंरचना और मेगा कंटेनर टर्मिनल विकास के लिए चर्चा में रहे टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल किस राज्य में है। सिंपल सी बात है, टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल किस राज्य में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल किस राज्य में है, तो यह गुजरात में है। किस लिए है, तो यह मेगा कंटेनर टर्मिनल है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कितने दिन पूरा कर लिए। ये तो नया रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो यह है 4399 दिन। ओके, ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन में बढ़ते जाएगा, अलग अलग टर्म रहेगा। अगर जवाहरलाल नेहरू कुल मिला करके 6130 दिन तक प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन इनका जो प्रारंभिक काल रहा था वो पता ही 1946 से स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो सॉरी, जब देश आज़ाद हुआ तो उसी प्रथम चुनाव तो हुआ था 1952 में। तो 1952 को छोड़ दीजिए इसको काउंट करने में, 1947 से 1952 के बीच के कार्यकाल को अगर छोड़ देते हैं तब
यहाँ जब पूछेगा निर्वाचित तब देना है, निर्वाचित नहीं रहेगा तो अभी भी जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। ओके। हाल ही में गुजरात के किस जिले में जैन विरासत संग्रहालय सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था? सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन गुजरात में किया गया था, ठीक है, लेकिन किस जिले में? तो ये जिला था गांधीनगर। यशोदा एंड कृष्ण शीर्षक वाली प्रतिशत 19वीं शताब्दी का तैल चित्रण किस महान कलाकार की रचना है? याद रखना है, यशोदा और कृष्ण का जो पेंटिंग है, जो तैल चित्रण है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा रवि वर्मा के द्वारा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभ। क्वेश्चन क्या है? प्रारंभ 2026 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है कि यह एक नव प्रस्तावित आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों के संबंध में नागरिकों को शिक्षित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। कारण का मतलब है कि प्रारंभ 2026 जो है एक प्रकार का टैक्स अधिनियम 2025 के बारे में प्रावधान करता है कि नागरिकों को शिक्षित किया जाए, ठीक है। इसमें करदाता को रियल टाइम में कर संबंधी प्रश्नों से सहायता प्रदान करने के लिए कर साथी नामक एक उन्नत AI चैटबॉट सम्मिलित है। ओके। इस अभियान के अंतर्गत करदाता मार्गदर्शन सामग्री तथा पुस्तक 15 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। नहीं, ये गलत है, यह 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कितना? 10, यानी ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नवीन स्वीकृत अधिकतम न्यायाधीश की संख्या कितना है? अगर जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हो, क्वेश्चन समझना है, अगर मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा तब कितना हो जाएगा? 38। अगर न्यायाधीश सम्मिलित नहीं हो, मुख्य न्यायाधीश, तो 37+1 हो गए। ओके। ऑपरेशन रेज पिल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन रेज पिल, फिर से पढ़ रहा हूँ, ऑपरेशन रेज पिल। ऑप्शन है पश्चिम एशिया के संघर्ष क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। कैप्टागोन मादक पदार्थ की तस्करी पर कार्रवाई हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक प्रमुख अभियान, ठीक है। आंसर इसका यही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि कैप्टागोन नामक मादक पदार्थ की तस्करी पर कार्रवाई हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया प्रमुख अभियान ऑपरेशन रेज पिल है। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग ने हाल ही में निजी अंतरिक्ष विनिर्माण को समर्थन देने हेतु विशेषीकृत साझा तकनीकी सुविधा की स्थापना को भारत के किन 2 राज्यों में स्वीकृत किया है? ध्यान रखना है कि इसरो का जो है कि अब हम निजीकरण को बढ़ावा दें, तो इस प्रयास में निजी अंतरिक्ष विनिर्माण को समर्थन देने हेतु विशेषीकृत साझा तकनीक सुविधाओं की स्थापना को भारत ने किन 2 राज्यों में स्वीकृत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है। तो ये सुविधा किया है गुजरात और तमिलनाडु में। याद रखना, गुजरात और तमिलनाडु में। आंसर बी होगा। BBI क्वेश्चन इसको मार्क कर लेंगे आप लोग करेंट अफेयर्स में, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ करेंट अफेयर्स को करिए, करेंट अफेयर्स को अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है भैया। ओके, करेंट अफेयर्स को करिए, जितना कहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल जाए कोई पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भारत किस देश के साथ समुद्री ऊर्जा गलियारा विकसित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन बी इसका सही है, सऊदी अरबिया। सॉरी, एक सेकंड, क्या कह रहा है? भारत किस देश के साथ एक समुद्री ऊर्जा गलियारा विकसित करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, ओमान के साथ। भारत ओमान के साथ एक समुद्र तलीय ऊर्जा गलियारा विकसित करने की योजना बना रहा है। कहाँ से बनाएगा ये? तो अरब सागर से, अरब सागर से जुड़ा हुआ ना। इंडोनेशिया में स्थित किस सक्रिय ज्वालामुखी का हाल में विस्फोट हुआ? यहाँ हमेशा होते रहता है, तो माउंट डुकानो।
इंडोनेशिया के ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेना है, ये कौन कौन सा न्यूज़ में रहा है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नेतृत्व वाला इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस की आधिकारिक रूप से 26वां देश कौन बना है? तो 26वां देश के रूप में शामिल हुआ है सऊदी अरबिया। मैं यहाँ एक चीज़ बताता हूँ कि अब नया में 27 भी हो गया। 27 में कौन था? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, मिशन मित्रा। मिशन मित्रा का शुभारंभ लेह में किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था मिशन मित्रा का आरंभ? ध्यान में रखना है, तो इसरो के द्वारा। अब मिशन मित्रा में क्या है? तो मिशन मित्रा में चूँकि हम लोग गगनयान की सहायता से हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा वातावरण को हमको बनाना है कि मानव चरम परिस्थितियों में भी किस तरह से व्यवहार करेगा जब वो अंतरिक्ष पर जाएगा, उसके लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का उद्घाटन का समापन किस राज्य में हुआ? उद्घाटन संस्करण का समापन बोल रहा है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। आयोजन भी यहीं पर हुआ था और समापन भी यहीं हुआ था। यह पहला था। नेक्स्ट, जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में अधिसूचित REPM योजना किस रणनीतिक घटक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित है? क्या होगा? इसको रैम्प योजना भी बोलते हैं। ठीक है ना, या REMP या REPM योजना भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें होता है क्या, अरे मतलब क्या होता है? रेयर, इसका फुल फॉर्म समझ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। मेटल नहीं है, क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक को के निर्माण में बढ़ावा देना। फीफा पीस प्राइज का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फीफा पीस प्राइज का प्रथम पुरस्कार हमारे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। भाई, इतना युद्ध कराने के बाद भी इनको मिलता है, यही तो है। अपना देश को महान बनाएंगे, अब भारत को सबसे गरीब देश घोषित करेंगे और सबसे करप्ट देश। चलिए, कोई बात नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पहली बार बैंकों को किस बहुमूल्य धातु को ऋण संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत किया है? सिंपल सी बात है, RBI ने निम्नलिखित में से पहली बार बैंकों को किस बहुमूल्य धातु को ऋण संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत किया है कि उसके बदले में हम ऋण भी दे सकते हैं? तो वह है आपका चांदी। ठीक है, तो नवीन रूप में जारी सोने और चांदी के बदले ऋण देने संबंधी निर्देश के अंतर्गत RBI ने बैंकों या NBFC को ऋण के लिए चांदी को भी स्वीकृत कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 यह जारी किया जाता है आपका IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122, बहुपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया जा रहा था? यह मेज़बानी किया जा रहा है UAE के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ कौन जाएगा? तो भारतीय वायुसेना। डेजर्ट फ्लैग भारतीय वायुसेना और UAE के बीच में है, संयुक्त अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, दिख रहा है। अगला प्रश्न, AI मॉडल गेमा 3, ठीक है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, लेकिन AI हमेशा चर्चा में रहता है। मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा कि जिसमें जितना भी AI संबंधित न्यूज़ है उसको मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो यह है गूगल।
गूगल के द्वारा। हाल ही में बेंगलुरु में अनंत नामक ऑफिस कैंपस का अनावरण किस टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है? क्या करा? हाल ही में बेंगलुरु में अनंत नामक ऑफिस कैंपस का अनावरण किस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा किया गया है? तो अनंत नामक कौन सा करेगा? तो यह करेगा गूगल करेगा। कहाँ करेगा? तो बेंगलुरु में करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? हम लोग तो ऑस्कर तो पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा कम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तो लेकिन इसको ध्यान रखना है क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में करा है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन हो जाएगा? तो यह है 12th फेल। ओके, अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सीबीएसई पाठ्यक्रम में आधिकारिक रूप से नियमित मातृभाषा एवं ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है? तो वह है आपका मैथिली भाषा को। चलिए, अच्छा कदम है। मैथिली भाषा को सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। या तो ऐच्छिक रखिए या तो उसी को लीजिए हिंदी की जगह। चलिए, एलिफेंटा कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया रूपरेखा के अनुसार बिहार के प्रथम प्राकृतिक रूप से अधिसूचित हाथी प्रवासन गलियारा किस जिले में स्थित है? तो ये जिला कहाँ है? 127 का आंसर होगा पी, जमुई। जमुई में पहला गलियारा, जमुई, झाझा और चकाई वन। कौन हो? तो चकाई वन, यही एलिफेंट कॉरिडोर से, ठीक है, जो बिहार और झारखंड के मध्य वन हाथियों के आवागमन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रवासन मार्ग के रूप में कार्य करेगा। कहाँ से कहाँ तक? तो जमुई, झाझा और चकाई वन क्षेत्र। कहाँ कहाँ? बिहार और झारखंड। अगला प्रश्न, करा बिहार सरकार ने किस वर्ष मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? बताओ। तो यह लक्ष्य रखा है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न, बिहार के मंत्रिमंडल ने किन 2 जिलों के में अत्याधुनिक खेल ग्राम यानी स्पोर्ट्स विलेज की स्थापना करेगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स ग्राम का जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान में रखना है कि बिहार के सभी 9 डिवीज़नों में, जितना भी है कुल 9 डिवीज़न है, तो 9 डिवीज़न में खेल ग्राम की स्थापना किया जाएगा। कोई 2 या 3 जिलों नहीं है, सभी में किया जाएगा। तो इसका आंसर है एक में से एक से अधिक, सभी में, नालंदा, मुंगेर, पटना, भागलपुर और गया, मुजफ्फरपुर, सभी में। ओके, अगला प्रश्न, आपदा प्रतिक्रिया तथा आंतरिक सुरक्षा तत्पर को सुदृढ़ करने के लिए बिहार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन 2 जिलों को नागरिक रक्षा जिला घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिक रक्षा जिला किसको घोषित किया गया? तो गया और मुंगेर को। कहाँ घोषित किया गया? तो गया जो है पर्यटकों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको घोषित किया गया है, और मुंगेर को भी। और थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र की भुगतान संतुलन में लगातार घाटे का सबसे अच्छा प्रदर्शन है? यानी किसी भी देश, यानी भारत रहे या कोई भी देश रहे, उसके भुगतान संतुलन में लगातार घाटे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें ऑप्शन पढ़ना होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, देश की अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्वायत्त प्राप्तियाँ उसकी स्वायत्त देयताओं से अधिक होती है। स्वायत्त प्राप्तियाँ जब हो जाए, स्वायत्त देयताओं से अधिक होगा तब कैसे होता है? तो यह विशेष में हो जाएगा। भुगतान संतुलन में लगातार घाटा कैसे होगा? ये तो गलत है भाई। प्राप्ति ज़्यादा होगा, देयता कम होगा तो कैसे होगा? तो विशेष में रहेगा। चलो, केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना राष्ट्र के पूंजी खाते का अधिशेष उसे चालू खाते के घाटे में निरंतर अधिक रहता है? नहीं, ये भी गलत है। चलो ठीक है, देश विदेश व्यापार तथा अंतरणों पर जितना व्यय कर रहा है उससे कम विदेशों से अर्जित कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। बिल्कुल सही है। 31 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 132, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 32 के क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बृहद आर्थिक कारकों का कौन सा समूह भारतीय रुपया के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले निरंतर अवमूल्यन के कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल सी बात कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर भारतीय रुपया जो है क्यों लगातार गिरता जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, चालू खाता घाटा का बढ़ना और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निरंतर पूंजी को खींच लेना। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। कच्चा तेल की कीमत में वृद्धि हो रहा है, चालू खाता घाटा भी लगातार बढ़ रहा है और जो एफपीआई है वो भी लगातार विदेशों में जा रहा है। जो पहले इन्वेस्ट किए हुए थे वो अपना हाथ खींच रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए सही उसका। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है? सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति यानी डिफ्लेटर निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। देश में निर्मित, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। देश में निर्मित पूंजीगत उपकरणों तथा मशीनों की कीमतें, देश के भीतर उत्पादित सेवाओं तथा कृषि उत्पादों की कीमतें, ये सब के सब जीडीपी डिफ्लेटर है। ठीक है। देश के भीतर विकसित निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर सेवाओं की कीमतें, ये भी डिफ्लेटर है। ध्यान रखना कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ही होता है कि किसी भी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का आकलन करता है। तो 1 2 3 तो हो गया। अब क्या करा है? चौथा करा है आयातित उपभोक्ता वस्तुओं विदेशों में उत्पादित कच्चे माल की कीमतों। नहीं, ये जीडीपी डिफ्लेटर नहीं होगा कि विदेश में क्या कच्चे माल का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ से क्या आयात हो रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है। आयातित वस्तुएं घरेलू उत्पादन का भाग नहीं होती, अतः उनकी कीमत पर जीडीपी डिफ्लेटर से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका पार्ट नहीं है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स से काफ़ी अच्छे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में के लिए बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? ध्यान रखना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो बताइए मुझे। यह रहा है लगभग 4.2% रहा है, 41,223 करोड़ रुपये। 41,223 करोड़ रुपया जीएसडीपी का 4.2% रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के अनुसार महिला कार्यबल प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है PLFS रिपोर्ट से। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके बार बार पढ़िए, रटिए उसके चीज़ों को। ठीक है, पूरा थोड़ा सा रट जाइए, हमेशा इस पर ध्यान देता है। तो महिला श्रम बल भागीदारी पर हमेशा पूछा जाता है, ध्यान में रखना। चाहे वो कहीं पर भी लिखा हो, कोई भी रिपोर्ट नया नया आया हो, इससे पढ़ लेना है। इसको पढ़ते हैं। ग्रामीण विस्तार समग्र महिला श्रम बल भागीदारी की वृद्धि को प्रेरित करता है। क्या कर रहा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार होता है तो उसमें समग्र महिला श्रम बल भागीदारी की वृद्धि को प्रेरित करता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल ही सही है। याद रखना कि जितना कार्यबल महिलाओं का ग्राम में है उससे कम शहर में है, यानी ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार होता है तो स्वाभाविक है महिला श्रम बल भागीदारी में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन सही है। अधिकांश कार्यरत महिलाएं अनौपचारिक कार्य क्षेत्रों में, अनौपचारिक कार्य क्षेत्र तो मतलब क्या होता है? जहाँ का वेतन फिक्स नहीं रहता है, ना कोई जॉब की सिक्योरिटी होती है, यानी खेत खलिहान मजदूरी, इन सब चीज़ में क्या करती है। दोनों कथन सही है। चलो, नियमित वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय कमी आई है। नहीं, उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, बल्कि इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, कहने का मतलब सुधार हुआ है। तो
तीसरा कथन गलत हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि एनएसओ के नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की उपभोग प्रवृत्तियों को सही वर्णन करता है। क्वेश्चन क्या है, एनएसओ के नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की उपभोग प्रवृत्तियों की सही वर्णन करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच का अंतर उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। ठीक है, शहर का बजट यानी शहर बजट में खाद्य वस्तुओं पर व्यय की प्रभुत्व 60% से अधिक है। ऑप्शन सी, औसतन नाममात्र मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4122 और शहरी क्षेत्रों में 6996 तक पहुंच गया है। ठीक है, ऑप्शन डी पढ़ते हैं। भारत के सभी राज्य में छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक औसत रूप से MPCE दर्ज किया है, यानी कि औसतन नाममात्र मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब बताइए कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन सी सही वर्णन करता है। ठीक है, अब नवीनतम घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के अनुसार औसतन नाममात्र मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 4122 है और शहरी क्षेत्रों में 6996 है। ठीक है, और वर्तमान के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच का अंतर उल्लेखनीय रूप से क्या हुआ, कमा है, ना कि बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 क्या करा है, भारत सरकार द्वारा लागू विनिवेश रणनीतियों के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1, अल्पसंख्यक विनिवेश से राज्य का बहुमत स्वामित्व बना रहता है। रणनीतिक विनिवेश में प्रबंधन नियंत्रण का अंतरण किया जाता है। बहुमत विनिवेश में देखिए सब कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा लागू विनिवेश नीतियों में या निवेश नीतियों के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है अल्पसंख्यक निवेश, तो अल्पसंख्यक निवेश से राज्य की बहुमत स्वामित्व बना रहता है। ठीक है, रणनीतिक निवेश में प्रबंधन नियंत्रण का अंतरण किया जाता है। बहुमत निवेश में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। पूर्ण निजीकरण में सरकार की संपूर्ण स्वामित्व का बिक्री शामिल होता है। तो बताइए कौन सा कथन आपका सही है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊपर के चारों कथन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक, चारों कथन क्या है, सही, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, लोक वित्त प्राप्तियों की राजकोषीय संरचना का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित से कौन सा केंद्र सरकार और बिहार सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। चलो, केंद्र सरकार का GST और बिहार सरकार राज्य का स्वयं का कर राजस्व, क्या नया जो आया है उसमें ये वर्णन है, नहीं है। क्या केंद्र सरकार का कॉरपोरेट टैक्स और बिहार का केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी। ऑप्शन इसका डी है। बजट में दिया गया अच्छा से मेंशन किया, लगभग 24% अप्रोक्स है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो भारत का मौद्रिक नीति बनाता है उसमें कितना सदस्य होता है, तो 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 6। अब उसमें RBI के कितने सदस्य होते हैं, अगर ये पूछेगा तो वो 3 सदस्य होते हैं। और केंद्र सरकार का कितने होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके भी 3 बाह्य सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्टअप पारितंत्र में एक एंजल निवेशन का सर्वोत्तम रूप से प्रभावित है। अब एंजल मतलब क्या हुआ, खुद से गेस करिए ना। कोई जादुई व्यक्ति, मतलब किसी का घाटा में चल रहा है कारोबार, तो उसको उठाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसमें पैसा लगाता है, उसमें इन्वेस्ट करता है ताकि उसका व्यापार फिर से बढ़ सके। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या कर रहा है, उच्च निवल मूल्य वाला व्यक्ति जो प्रारंभिक अवस्था वाले स्टार्टअप को इक्विटी स्वामित्व के बदले वित्तीय पूंजी उपलब्ध करता है। एकदम छू दिना मारा, एकदम
उसका कारोबार फिर से बढ़ गया। यही होता है एंजल निवेशक। जो उसका डिक्लाइन है या फिर लग रहा है कि हाँ उसको बढ़ाने के लिए और अत्यधिक वित्तीय पोषण की आवश्यकता है, तो एंजल निवेशक ऐसे उभर के सामने आते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस चीज़ में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आज का टेस्ट पेपर हिस्ट्री का दूसरा पेपर समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट में मिलते हैं पेपर 3 में। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू। और मन से पढ़ाई करें, जितना हो सके ज़्यादा पढ़े, थोड़ा सा मेंस पर भी फोकस कर ले। ओके।